welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 9th, chapter 9th, Force and Laws of Motion, part 2. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part, we are going to discuss about, we'll start it from activity 9.1 and we are continuing fast law of motion. Then we will discuss about inertia and mass, and we will discuss about the second law of motion. We will discuss some examples from our day-to-day life, like the catching cricket ball, like that, and we will see the mathematical formulation of second law of motion. Okay, let's start it from activity 9.1. एक्टिविटी 9.1 में ये कहा गया है, वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ. आप लोग कैरम खेलते हो. कैरम खेलने से क्या होता है, एक बीच में एक ब्लैक डॉट्स का और एक वाइट डॉट्स का दो पाइल अप करके रखते हो. उसको ऊपर के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा ऐसे भर के उसको पाइल अप करके रखते हो. तो फिर आप फिर स्ट्राइकर से उसको स्ट्राइक करते हो. तो फिर कौन सा डॉट्स को आप स्ट्राइक करते हो, जो सबसे नीचे होता है उसी के ऊपर आप अपना स्ट्राइकर लगाते हो. तो फिर जब ये बहुत जोर से जाता है, इफ द हीट इज स्ट्रॉन्ग, अगर ये हीट स्ट्रॉन्ग है, बहुत जोर से आप हीट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसका जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला है, वो चला जाएगा बहुत दूर तक. पर उसके नीचे वाला के साथ साथ, इसके साथ साथ क्या ये पूरा हीप ही चला जाता है? ऐसा नहीं जाता है. तो फिर कैसा होता है, सिर्फ इसका जो लास्ट पीस है यही एक पीस जाता है, बाकी सब जो है नीचे ऐसे ही रह जाता है ना. तो फिर अटेम्प्ट ए शार्प हॉरिजॉन्टल हिट एट द बॉटम ऑफ द पाइल यूजिंग अनदर कैरम कॉइन और द स्ट्राइकर. स्ट्राइकर से आप सबसे नीचे वाला को मारते हो. तो क्या होता है, बॉटम कॉइन मूव्स आउट वेरी क्विकली, है ना. और बाकी का जो रहता है वो सब मैक्स देम फॉल वर्टिकली, वो बाकी सब वर्टिकली यहाँ जिस जगह के वही जगह रह जाता है, बाकी एक ही गोटी आगे जाता है. ऐसा होता है. तो फिर ऐसा क्यों होता है, तो फिर ये हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी देखते हैं एक्टिविटी 9.2. तो फिर 9.2 में कहा गया है, ऐसे ही और एक एग्जाम्पल लिया गया है. ये एक हमने एक ग्लास लिए. तो फिर ग्लास में ये एक एम्प्टी ग्लास है, उसका एक कवरिंग, ये इसका एक कवरिंग है, उसके ऊपर, कवर के ऊपर एक 5 रुपीज़ का कॉइन हमने डाल दिया. तो फिर हमने क्या किया, गिव ए कार्ड ए शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक. जैसे हमने कैरम गोटी को मारा था, ऐसे ही हमने इसके ऊपर उसको एक फ्लिक दिया, उसको धक्का लगाया विथ ए फिंगर. तो क्या होगा, हमने इसको बहुत फास्ट किया. अगर फास्ट करेंगे तो क्या होगा, सीधा हमारा कार्डबोर्ड जो है वो तो चला जाएगा, कार्डबोर्ड चला जाएगा, पर ये जो कॉइन है, ये कॉइन सीधा ऐसे नीचे गिर जाएगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा. तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ, अलाउइंग द कॉइन टू फॉल वर्टिकली इनटू द ग्लास टम्बलर. तो फिर ग्लास टम्बलर के अंदर वो कॉइन गिर जाएगा और ये हमारा कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा. इट्स ड्यू टू इट्स इनर्शिया. ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल ड्यू टू इनर्शिया. तो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया है क्या, तब आप खुद भी पहचान लोगे कि दिस सिचुएशन इज ड्यू टू इनर्शिया. ओके, द इनर्शिया ऑफ द कॉइन. हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये सब अब अपनी ज़िंदगी में देखे हो आसपास. आप खुद कैरम खेले हो, पर आज तक समझे नहीं हो कि ऐसा होता क्यों है. तो आज के बाद ये समझ में आ जाएगा. क्लियर. द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ. तो फिर ये इनर्शिया, कॉइन का इनर्शिया है. इनर्शिया मतलब कुछ हद तक आप ये सोच लीजिए, जो अवस्था में हम है उसी अवस्था में ही हम रहना चाहते हैं, हम उसको चेंज करना नहीं चाहते हैं. तो इनर्शिया ऑफ कॉइन ट्राइज टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट. इधर ये जो कॉइन है, ये कॉइन रेस्ट में है, तो फिर ये इसी पोजीशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो नीचे गिर गया. अगर ये इनर्शिया नहीं होता तो कार्ड के साथ साथ वो भी चला जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा है. वो अपनी ही पोजीशन में रहना चाहता है, इसीलिए वो नीचे गिर गया. तो फिर ये
इनर्शिया के, स्टेट ऑफ रेस्ट, इसी इनर्शिया की वजह से ऐसे हुआ। देखो एक्टिविटी 9.3, प्लेस ए वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन ए ट्रे। एक ट्रे के ऊपर एक टम्बलर लेंगे और उसमें हम पानी भर के रखेंगे और होल्ड द ट्रे एंड टर्न। अब ट्रे को पकड़ के बहुत जोर से टर्न करना है, तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि वाटर स्पिल्स, वाई कि वाटर स्पिल कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आप घूम गए, आपके साथ साथ ट्रे और टम्बलर घूम गए, पर उसके अंदर का पानी वहाँ के वहाँ रहना चाहता था, इसीलिए वो बाहर निकल गया। क्योंकि आप खुद घूम गए तो वो बेचारा बाहर निकल गया। ऐसे ही देखेंगे तो ए ग्रूव इज प्रोवाइडेड इन ए सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप। तो फिर आपका टी कप और प्लेट होता है, प्लेट में एक ग्रूव होता है। तो फिर वो क्यों होता है, इट प्रिवेंट्स द कप फ्रॉम टपलिंग ओवर इन केस ऑफ सडन जर्क। अब अगर जाते हुए अगर ये हो गया आपका, और अंदर एक ग्रूव होता है, यहाँ पर आपका कप रहता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है, ताकि अगर आप चलते वक्त ये ससर और कप लेते वक्त थोड़ा सा अगर जार्क भी हो जाए, आप हिल भी जाएं, तो कप अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये ग्रूव के अंदर ही रहेगा। आइए देख लेते हैं इनर्शिया एंड मास क्या है, ये दोनों कैसे रिलेटेड है। All the examples and activities given so far illustrated that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. अगर कोई गतिशील वस्तु गति कर रहा है, तो फिर उसका चेंज में, इसका मोशन में चेंज लाने के लिए हमको क्या कर रहा है, हमको कुछ फोर्स करना पड़ रहा है। तो फिर there is a resistance offered by an object, वो ऑब्जेक्ट उसी अवस्था में रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो अपनी पोजीशन से हिले। तो फिर ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड, यानी कि उसी वस्तु की ओर से एक ओपोजिंग फोर्स होता है, ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज दैट स्टेट ऑफ मोशन। वो जो गति कर रहा है उसी गतिशील अवस्था में ही वो रहना चाहता है। तो फिर अगर इसी अवस्था में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो फिर उसको वो ओपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो फिर उसके वही होता है, if it is moving it tends to keep moving, if it is at rest it tends to remain at rest। अगर वो रेस्ट में है तो फिर रेस्ट ही करना चाहता है, और अगर वो मूव कर रहा है तो फिर ऐसे मूव करना ही वो चाहता है। तो फिर ऐसे ही आपका पोजीशन होता है, if it is moving it tends to keep moving। the property of an object is called inertia। तो फिर inertia क्या है, स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहता है। इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहता है और गतिशील वस्तु गति करना चाहता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। यानी कि जो कर रहा है उसी का आदत पड़ गया है। अगर आप पहले, आप जब कोरोना चल रहा था घर में बैठ गए, फिर आपको अभी जब स्कूल खुला आपको लग रहा है अरे ऐसे ही कोरोना चलता रहता और हम घर में बैठे रहते, क्योंकि आपको इनर्शिया हो गया था कि घर में बैठने का, घर में बैठकर आराम से सोफे के ऊपर बैठकर पढ़ने का। अब स्कूल चालू हो गया है, अब देखना आपको फिर आदत पड़ जाएगा कि रोज स्कूल नहीं जाए तो आपको घर में बोर सा लगेगा। सो इसे कहते हैं इनर्शिया। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, क्या सभी बॉडी का सेम इनर्शिया होता है? तो ये हम देखते हैं, वी नो दैट इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन ए बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। अगर एक बॉक्स में बुक्स भरा है और एक बॉक्स खाली है, तो आपको किसको पुश करना इजी होगा? इट्स वेरी सिंपल कि जब एम्प्टी होगा आपको पुश करना इजी होगा। सिमिलरली अगर आप एक फुटबॉल को किक मारते हैं तो फुटबॉल पूरा चला जाएगा ग्राउंड के एक ओर से दूसरे ओर, पर अगर आप एक स्टोन को किक करते हैं तो क्या ऐसा कर पाएंगे? स्टोन क्या जाएगा, बदले में क्या होगा? आपकी खुद का फुट का इंजरी हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो फिर ये हम देखते हैं, इंस्टेड ऑफ ए 5 rupees coin, if we use a 1 rupee coin, we find that a lesser force is required to perform the activity। अगर हम 5 रुपीज़ की जगह 1 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, शायद हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा ये एक्टिविटीज़ के लिए। ए फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज ए स्मॉल कार्ट टू pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train। अगर आप एक कार्ट है, बुलक कार्ट है, कुछ कार्ट है, उसको टेलने के लिए आपको जितना फोर्स लगाएंगे वही फोर्स अगर आप एक ट्रेन को पुश करने के लिए लगाएंगे, शायद वो ट्रेन में कुछ भी चेंज नहीं लाएगा।
उसका मोशन में वेरी लिटिल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं लगा इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि आप ट्रेन को पुश या पुल नहीं कर सकते, वो आप ट्रेन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन द कार्ट। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया जो है उसका जो अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का जो इनर्शिया है इट इज मोर देन द कार्ट से ज़्यादा है। यानी कि कार्ट अपनी पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो जो स्टॉप पोजीशन में है वो मोशन में आ जाएगा, पर आप ट्रेन को ऐसा नहीं चेंज कर सकते। क्लियरली हेवियर और मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया। तो फिर इससे आपको पता चला जो ज़्यादा हेवी है तो फिर उसका इनर्शिया जो है वो लार्ज है, बहुत है। तो क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ऐसे देखा जाए तो इनर्शिया इज मेजर्ड बाय इट्स मास के हिसाब से इनर्शिया ज़्यादा या कम होता है। उमें दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलो। अगर हम मास और इनर्शिया की रिलेशन देखें तो ऐसे ही होगा, जैसे इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया जो है ये एक क्या है? नेचुरल टेंडेंसी है, यानी कि सबका एक प्रकृति है, ये आदत है, टेंडेंसी है कि रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो गति कर रहा है तो गति करना चाहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट ही करना चाहेगा, उसी में चेंज वो नहीं चाहेगा। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो फिर इनर्शिया के लिए मास ये दोनों रिलेटेड ही है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जिसका मास जितना ज़्यादा है उसका इनर्शिया इतना ज़्यादा है, जिसका मास जितना कम है उसका इनर्शिया इतना कम है। आइए देखते हैं आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फिर फर्स्ट लॉ से द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन। तो फिर जब भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तब क्या होता है कि इट्स वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होता है। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करने से वेलोसिटी चेंज होता है। दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होता है मतलब उसका, अगर वो स्लो मूव कर रहा है तो फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो ज़्यादा जोर से मूव करने लगता है। तो वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी, पर अभी ये तो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा, अभी हम सेकेंड लॉ में ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड टू इट। तो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड टू इट। उसके ऊपर जो फोर्स दे, एक वस्तु के ऊपर जो फोर्स दिया जा रहा है उसी के हिसाब से एक्सेलरेशन कैसे डिपेंड करता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है। एंड हाउ वी मेजर ए फोर्स, और जो फोर्स दिया जा रहा है उसको हम मेजर कैसे करें, ये दो बातें हम जानेंगे इसी सेकेंड लॉ में कि फोर्स देने से एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है और ये फोर्स को हम नापें कैसे। तो लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। ये हमारे दिन प्रतिदिन हम इसका एग्जाम्पल एक्सपीरियंस कर रहे हैं पर हमको पता नहीं चल रहा है। जैसे देखो, टेबल टेनिस अगर खेल रहे हैं और बॉल प्लेयर के ऊपर लग गया तो क्या उसको कुछ हर्ट होगा? आप भी टेबल टेनिस खेले होंगे क्लब में जाकर, तो फिर टेबल टेनिस की बॉल आपके ऊपर लग जाएगा तो क्या आपको हर्ट होगा? हर्ट नहीं होगा। पर अगर एक क्रिकेट बॉल आपके ऊपर लग जाएगा तो क्या होगा? देयर इज ए चांस कि ही विल गेट हर्ट, कि हर्ट हो जाने का चांस है। ऐसे ही एक ट्रक अगर रेस्ट पोजीशन में है तो फिर वो डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड। तो फिर अगर वो रेस्ट में है, एक ट्रक है, तो फिर कोई बात नहीं, आप आराम से उसके साइड से गुजर सकते हैं। पर अगर वो 5 मीटर पर स्पीड, इतना कम स्पीड में भी जा रहा है और किसी व्यक्ति को उसने डैश कर लिया तो फिर चांस है कि वो पर्सन मर जाएगा। तो फिर ऐसे क्यों होता है? ए स्मॉल मास सच एज ए बुलेट में किल ए पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन। एक छोटा सा, आप बंदूक की गोली कभी देखे हैं? बहुत ही कम भारी होता है, यानी कि उसका वजन बहुत कम होता है, पर वही जब बुलेट से निकलता है वो किसी आदमी का जान भी ले सकता है। ऐसे यानी कि इतना कम वजन का हमारे गोली भी किसी का जान ले सकता है। तो फिर इससे हमें ये पता चलता है, दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट
द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी। तो फिर चाहे एक वजनदार बहुत वजन वाला हमारा हैवी ट्रक किसी के ऊपर थोड़ा सा भी लग जाए तो वो हॉट कर देता है, पर्सन को मार देता है। और जब ये छोटा बुलेट, एक गोली बुलेट सब जब निकलता है तो फिर किसी पर्सन को किल कर सकता है। तो फिर ये डिपेंड करता है उसका मास एंड वेलोसिटी, चाहे वो छोटा मास क्यों ना हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो तो हमें वो अफेक्ट करेगा। अगर ट्रक जैसा ज़्यादा मास हो तो वेलोसिटी कम होने से भी वो अफेक्ट करेगा, है ना। तो सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सीलरेटेड, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेटेड होना है तो हमको पता है कि हमको ग्रेटर फोर्स देना है उसके ऊपर टू गिव ए ग्रेटर वेलोसिटी। उसको ज़्यादा स्पीड में लाने के लिए, उसका वेलोसिटी ज़्यादा करने के लिए हमको ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स there appears to exist some quantity of importance that combine the object's mass and velocity। तो फिर इसी हिसाब से ये मास और वेलोसिटी का कुछ रिलेशन है, चलिए डिस्कवर करते हैं। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। तो फिर न्यूटन ने हमको इसके बारे में एक नया शब्द बताया, क्या वो है मोमेंटम के बारे में हमको बताया। तो फिर ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, द मोमेंटम p, इसको डिजिग्नेट किया है गया है p से। द मोमेंटम p ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v। तो फिर ये मोमेंटम हमको कैसे मिलेगा कि उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जैसे p इक्वल टू p हमारा मोमेंटम mv, p इक्वल टू mv, m हो गया हमारा मास और v हो गया हमारा वेलोसिटी। तो फिर ये मोमेंटम के हिसाब से हम इंजर्ड होंगे कि नहीं होंगे वो डिपेंड करता है। तो मोमेंटम है बोथ डायरेक्शन, इसी मोमेंटम ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो फिर इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब एक वस्तु जिस डायरेक्शन में जाएगा उसका मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। m के लिए हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए हो गया मीटर पर सेकेंड। तो फिर सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट ए फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है तो फिर वेलोसिटी में चेंज होता है। ऐसे ही अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी डिपेंडेंट है, मास इनटू वेलोसिटी है तो फिर मोमेंटम भी चेंज होगा। तो फिर लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन इन व्हिच ए कार विद डेड बैटरी, एक कार का डेड बैटरी यानी कि बैटरी काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसको पुश करने की जरूरत है टू गिव इट ए स्पीड ऑफ, अगर उसको 1 मीटर पर सेकेंड यही स्पीड भी देना है उसका इंजन स्टार्ट करने के लिए, तो फिर क्या किया जाएगा, उसको धक्का दिया गया, पुश्ड अलोंग स्ट्रेट रोड में उसको 1 मीटर पर सेकेंड इसी वेलोसिटी देने के लिए ट्राई किया गया, स्पीड देने के लिए। तो इफ 1 or 2 persons गिव ए सडन पुश टू इट्स हार्डली स्टार्ट्स, 1-2 पर्सन जाकर उसको पुश किए पर वो बहुत मुश्किल हुआ, बट ए कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट्स इन ए ग्रेजुअल एक्सेलरेशन। जब उन्होंने वही 2 आदमी थोड़ी ज़्यादा देर के लिए उसको पुश करते रहे और कुछ ही दूर ले गए, तो फिर क्या हुआ, वो अचानक से स्टार्ट हो गया ए ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द कार टू दिस स्पीड। इट मीन्स दैट, इसका मतलब तो ये है कि चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए कार इज नॉट ओनली डिटरमिन्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग व्हिच। तो ये मोमेंटम के लिए, उसका मोमेंटम गेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ही जरूरी नहीं, द टाइम अलॉन्ग विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, टाइम ड्यूरिंग व्हिच द फोर्स इज एक्जर्टेड, ज़्यादा देर तक वो फोर्स अप्लाई किया गया तो फिर वो स्टार्ट हो गया। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट। तो फिर ये मोमेंटम में चेंज लाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जरूरी नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका टाइम रेट भी जरूरी है एट व्हिच द मोमेंटम इज चेंज्ड। तो फिर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इतना ही होगा। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसी हिसाब से देखा जाए, अभी हमने देखा कि कैसे मोमेंटम में चेंज लाए, तो द
rate of change of momentum of an object is proportional to the applied imbalanced force and takes place in the direction of force. तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो फिर आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसका रेट, जिस रेट से चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन बैलेंस्ड फोर्स and takes place in the direction of motion and in the direction of motion, ये direction of force ये होता है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में होता है और अप्लाइड ऑन बैलेंस्ड फोर्स के प्रति ये प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये बढ़े तो ये बढ़े, ये कम हो तो कम हो। आइए इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम देख लेते हैं। जैसे कहा गया है कि मास m लिया गया है और उसका इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v लिया गया है, एक्सीलरेशन और टाइम t लिया गया है। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स f, अगर एक फोर्स f अप्लाई किया गया तो क्या हो गया, और टाइम इसके लगा t, तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, जैसे हम जानते हैं p इक्वल टू एम भी। अब m जो है मास और इनिशियल वेलोसिटी के लिए ये हो जाएगा p1 हो जाएगा mu, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि v है इसलिए फाइनल मोमेंटम हो गया p2 इक्वल टू m इंटू v। हम जानते हैं p इक्वल टू एम भी, तो फिर v की जगह mu हो जाएगा क्योंकि ये है इनिशियल वेलोसिटी, और p2 हो जाएगा हमारा m भी। जब हम चेंज निकालते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या है p2 माइनस p1, ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल यही होगा तो चेंज इन मोमेंटम। तो फिर ये p2 क्या है हमारा m भी और इनिशियल मोमेंटम क्या है mu, तो फिर चेंज क्या है m भी माइनस mu, तो फिर दोनों में से m कॉमन गया, अंदर आ गया v माइनस u। अगर हम कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो क्या होगा, इसमें हमारा टाइम आ जाएगा, कितना टाइम में ये सारा चेंज हुआ है उस हिसाब से ये हो गया m इंटू v माइनस u बाई t। तो और द अप्लाइड फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाई t। और अगर हम प्रोपोर्शनल को हटा दें तो हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट k से इसको इंटू करना होगा, तो k इंटू m इंटू v माइनस u बाई t। इसी हिसाब से ये v माइनस u बाई t ये क्या है आप पढ़े हैं, ये है हमारी एक्सेलरेशन। तो फिर सिंपली हम v माइनस u बाई t इसी को हम लिख सकते हैं a एक्सेलरेशन। तो फिर a जो है क्या है v माइनस u बाई t है, और विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कि हमारी एक्सेलरेशन है। द क्वांटिटी k ये कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनलिटी, द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर, मास के लिए kg है, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड इनवर्स है, और सेकंड माइनस 2, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम डायरेक्ट लिखे तो मीटर माइनस 2 सेकंड माइनस 2 होगा। द यूनिट ऑफ फोर्स इज दस चोजन दैट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k बिकम्स 1, इसी हिसाब से चुना जाता है कि ये कांस्टेंट का वैल्यू 1 रहता है। फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द amount of that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg mass, that is हम 1 यूनिट ऑफ फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट k हो गया, इसमें 1 kg इंटू ये हो गया m और ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दस द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1 फ्रॉम इक्वेशन 9.3, f इक्वल टू हो गया हमारा ma। तो ये m क्या है मास है, ये है हमारा एक्सेलरेशन। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, m की जगह हमारा हो गया kg और a की जगह हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम क्या कर सकते हैं न्यूटन, m केस में न्यूटन या फिर हमारा CGS सिस्टम में डाइन होता है। तो व्हिच इज द सिंबल n, इसको n कहाँ अगर लिखा हुआ होगा तो आप जाने रखिए वो न्यूटन के लिए लिखा गया है। द सेकेंड लॉ ऑफ
मोशन गिव्स अस ए मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स मेजर करना था, आपको याद है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है वही हमें मेजर करना है। तो वो कैसे पता चलेगा? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। F इक्वल टू ma, m हो गया मास, एक्सीलरेशन हो गया a। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखें तो ये हम डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे देखो, आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट बॉल आता है बहुत दूर से, आप फील्डर हो तो आपको जोर का क्रिकेट बॉल पकड़ना है, पर आपको क्या करते हो, जो उसको पकड़ते वक्त आपके हाथ को थोड़ा पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश ले जाते हो। क्यों? ऐसा क्यों करते हो? इन डूइंग सो आप हाथ इसलिए पीछे लेते हो क्योंकि इट इंक्रीजेस द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू जीरो। तो फिर वो बॉल को अपना जीरो वेलोसिटी में लाने के लिए कुछ समय देते हैं आप, इसीलिए हाथ को थोड़ा पीछे की ओर आप करते हैं। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर, तो फिर ऐसा करने से वेलोसिटी जीरो हो जाता है। अब थोड़ा जीरो होने के लिए उसको टाइम देते हैं। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। ऐसा करने से आपके हाथ को कम धक्का लगेगा क्योंकि उसको थोड़ा टाइम मिल गया उसका वेलोसिटी जीरो होने के लिए। अगर वो कम टाइम में आप पकड़ते तो फिर ये मोमेंटम जो है ये लार्ज हो जाता और आपको ये हॉट कर देता। इफ द बॉल इज स्टॉप्ड सडनली, अगर आपने सडनली उसको चेक कर दिए होते तो ये हाई वेलोसिटी टू डिक्रीज जीरो इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बहुत कम पड़ जाता। ऐसे में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी लार्ज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लार्ज हो जाएगा क्योंकि टाइम कम हो जाएगा। इसीलिए जो mv/t ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बहुत अगर कम टाइम में पकड़ेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लार्ज हो जाएगा। तो लार्ज फोर्स से क्या होगा, आप हॉट हो जाएंगे। तो इसीलिए उसको हाथ आप पीछे की ओर करते हैं। अब देखते हैं जब हाई जंप करते हैं एथलेटिक तो फिर क्या होता है, वो एक कुशन बेड के ऊपर या फिर सैंड बेड के ऊपर उनको गिरना होता है। दिस इज टू इंक्रीज द, क्योंकि वो थोड़ा टाइम देगा उनको उनका वेलोसिटी जीरो करने में, इसीलिए इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलेट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। वो जंप करने के बाद अपना वेलोसिटी जीरो करने के लिए उसको थोड़ा टाइम देगा, इसमें उसका मोमेंटम कम होगा। दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एनहेंस द फोर्स। तो फिर इससे ज़्यादा टाइम तक अगर वो जीरो होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सैंड हुआ, स्पॉन्ज हुआ, तो थोड़ा धीरे धीरे वो जीरो वेलोसिटी को आएगा। ऐसे में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज करेगा और वो हॉट नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही उसका उल्टा हो जाएगा कराटे प्लेयर। कराटे प्लेयर बहुत कम ही टाइम है उसको आइस को ब्रेक कर देता है क्योंकि इसके लिए वो बहुत कम टाइम लेता है। तो फिर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड ऐसे, F इक्वल टू ma होगा, F इक्वल टू mv/u/t होगा, Ft इक्वल टू mv/mu होगा। तो फिर इसी हिसाब से देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म, अगर v और u दोनों सेम हो गए इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, और अगर v जीरो हो गया तो u भी जीरो हो जाएगा और इसका मतलब है ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही था। इसी के साथ हमारे ये सेकंड पार्ट खत्म होता है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। थैंक यू।